Okay, so Assalamu alaikum. Well, as you guys know, we have been working on renal anatomy for a time और मुबारक हो आज हमारी आखिरी वीडियो है ऑन रीनल एनाटमी। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, एक स्ट्रक्चर था जो रह गया था, द नर्व्स ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, जो कि थोड़ा इंट्रिकेट, थोड़ा कम्प्लेक्स टॉपिक था। मैंने सोचा कि इसको हम अलग ही रखें और हम इसको अलग से डिस्कस करें। सो लेट्स सी। अच्छा, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में जो मेन नर्व्स आपने स्टडी करनी है ना, बेसिकली होगा हमारा लंबर प्लेक्सस। वेट अ सेकेंड। ओके, सो लंबर प्लेक्सस इज द मेन नर्वस सप्लाई कह लें, या जो एक मेन वहाँ पे नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है इन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, वो हमारा लंबर प्लेक्सस है। और इसी को हमें डिटेल्स में देखना है इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल एज वेल। अच्छा, लंबर प्लेक्सस फिर ब्रांचेज देता है फर्दर। एज वी नो कि हर प्लेक्सस की आगे ब्रांचेज होती हैं जो डिफरेंट विजरा को, डिफरेंट बॉडी के स्ट्रक्चर्स को सप्लाई दे रही होती हैं। तो इसकी ब्रांचेज में दीज आर द मेन ब्रांचेज ऑफ द लंबर प्लेक्सस: इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, इलियो इंग्वाइनल नर्व, जेनेटोफेमरल नर्व, लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई, फेमरल नर्व, ऑब्चुलेटर नर्व, और इस साथ में ब्रांचेस दे रहा होता है लंबो सेक्रल ट्रंक को भी। खैर, हम ये सारे डिस्कस करेंगे, सबका कोर्स देखेंगे, इन सबकी नर्व सप्लाई देखेंगे और किन किन जगह पर कैसे कौन कौन सी सप्लाई दे रही है हम वो भी देखेंगे। सो लेट्स सी। ओके, सो दिस इज़ द लंबर प्लेक्सस। यू कैन सी कि ये वेंट्रल रिमाई ऑफ L1 to L4 से बना होता है। बेसिक इसकी सप्लाईज ये होती हैं। इसके अलावा T12 से भी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन होती है और L4 से एक डिसेंडिंग ब्रांच L5 को भी जा रही होती है। बेसिकली ये जो पूरा ना ये वाला पोर्शन, ये है लंबो सेक्रल ट्रंक, जिसमें L4 और L5 की सप्लाई है। और जो हमारा मेन लंबर प्लेक्सस है ना, वो बेसिकली वेंट्रल प्राइमरी रिमाई ऑफ L1 to L4 से बना हुआ है। ये वाला हमारा मेन लंबर प्लेक्सस है, ठीक है। एंड यू कैन सी कि इधर कुछ हमारे पास ब्रांचेज हैं इसकी, जो कि हम पीछे भी देख कर आ चुके हैं। दोबारा इसको एक रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें वो पक्की याद हो जाए। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, इलियो इंग्वाइनल नर्व, जेनेटोफेमरल नर्व, लेटरल फेमरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई, और ऑब्चुलेटर नर्व, फेमरल नर्व एंड लंबो सेक्रल ट्रंक। और इसको इन्होंने एक अजीब सा बनाया है नेमोनिक, पर खैर नेमोनिक्स पर ना ही रिलाई किया जाए तो अच्छा, क्योंकि एंड में आके हम नेमोनिक्स भूल जाते हैं। तो यू कैन लर्न इट लाइक दिस एज वेल कि इनडिसेंट आयन गेट्स लेड ऑन फ्राइडेज लकीली। तो खैर नेमोनिक इट सेल्फ भी बहुत अजीब सा, लेकिन आप लोग अपना कोई आसान से नेमोनिक बना लें, बट आई डोंट थिंक ये नेमोनिक की ज़रूरत पड़ेगी। दो आई से ब्रांचेज है इसकी, एक ऑब्चुलेटर फेमरल है जो हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आ चुके हैं लोअर लिम्ब में, जेनेटो फेमरल है और लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई है, दोनों एक जैसी लग रही हैं, और लंबो सेक्रल ट्रंक है। तो आई थिंक आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। खैर, अच्छा, तो इस तरह का हमारा प्लेक्सस दिखता है हमें। यू कैन सी वेंट्रल प्राइमरी रिमाई ऑफ L1 to L4, T12 से कंट्रीब्यूशन आ रही है और L5 को ब्रांच जा रही है, डिसेंडिंग ब्रांच फ्रॉम L4। तो ये आपका पूरा बन गया लंबर प्लेक्सस। इसमें से आपकी ब्रांचेस निकली हैं: इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलियो इंग्वाइनल, जेनेटोफेमरल, लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई, फेमरल नर्व एंड ऑब्चुलेटर नर्व, और नीचे हो गया हमारा लंबो सेक्रल ट्रंक, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे देखें। तो इस पिक्चर में मुझे बहुत अच्छी लगी पिक्चर। इसमें बेसिकली ना काफ़ी सारी हमारी इसकी ब्रांचेस का कोर्स समझ में आ रहा है हमें। अच्छा, पहले हम लोग ब्रांच देखते हैं, कौन से देखें। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल, यू कैन सी हियर, ये दोनों इकट्ठी चल रही है ना। अच्छा, मैंने आपको बताया होगा और आपको लोगों को याद भी होगा कि जो हमारा लंबर प्लेक्सस होता है, जो मेन प्लेक्सस है हमारे लोअर एब्डोमिनल वॉल का और बेसिकली पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का, वो लंबर प्लेक्सस ही है। और मैंने बताया था कि ये श्वास मेजर मसल के सब्सटेंस के अंदर पड़ा होता है, राइट। तो आप लोगों को यहाँ पे श्वास मेजर मसल नज़र आ रहा होगा, जो यहाँ से रन करके लेसर ट्रोकेंटर पर अपने अटैचमेंट ले रहा था, और इसी के सब्सटेंस के अंदर से लोग सारे नर्व्स निकल रही हैं। तो यही हमारा मेजर मसल है और इसी के रिलेशन से हमने बाकी नर्व्स का भी कोर्स स्टडी करना है। यू कैन सी कि जो पहले दो नर्व्स हैं, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व, वो इसी के लेटरल एस्पेक्ट से ओरिजिन ले रही है ना, और लेटरल एस्पेक्ट से ओरिजिन लेते हुए डाउनवर्ड्स एंड लेटरली मूव करती हैं, ठीक है, ऑन द सब्सटेंस ऑफ श्वास मेजर एंड क्वाड्रेटस लंबोरम। फिर उन्हें पियर्स करना होता है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल को, एंड बिटवीन द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल एंड द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ये ट्रैवल करती हैं। बेसिकली इन दोनों मसल के दरमियान में ही रहती हैं, क्योंकि उन्होंने बेसिकली एंट्रोलैटरल मसल्स ऑफ द एब्डोमेन को ही सप्लाई देनी होती है, ठीक है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक ने और इलियो इंग्वाइनल ने। तो इस तरह से, अच्छा, यही सेम कोर्स आप लोगों को अगर याद हो तो हमने लंबर आर्टरीज को भी पढ़ा था। वो भी बेसिकली क्वाड्रेटस लंबोरम के ऊपर मूव करती हुई उसको पियर्स कर रही थी, कौन से मसल को, ट्रांसवर्सल एब्डोमिनस को पियर्स करती थी, फिर रिकॉल, ठीक है, और ट्रांसवर्सल एब्डोमिनस और एक्सटर्नल ऑब्लिक के दरमियान में मूव करती थी, राइट, है ना। ऐसे कुछ हो रहा था ना वहाँ पर भी। तो वहाँ पर भी वो उन्होंने एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ बॉडी वॉल को सप्लाई देनी थी, इसलिए ऐसा कोर्स अटेंड कर रही थी। और इन दोनों का भी मेन मकसद एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ बॉडी वॉल, लोअर एब्डोमिनल रीजन को ही सप्लाई देनी, इसलिए वो वैसा अपना कोर्स अटेंड कर रही हैं। सो यू कैन सी कि इस तरह से ये यहाँ पर सप्लाई देकर ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के लेवल पर बेसिकली ये ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। इसका ऐसा कुछ अजीब सा कोर्स होता है। और ये बात याद रखना कि जो इलियो इंग्वाइनल नर्व होती है वो ज़रा इन्फीरियर टू द इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व होती है, मतलब इसका कोर्स थोड़ा सा इस तरह सा होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे देखें हम लोग, आगे कौन सा नर्व है नेक्स्ट वाली। अच्छा, फिर आप लोग देखते हैं कौन नर्व, जेनेटोफेमरल नर्व। जेनेटोफेमरल नर्व बेसिकली एंटीरियर पार्ट ऑफ द श्वास में जो को पियर्स करती है, उसके एंटीरियर एस्पेक्ट से बाहर आ रही होती है, यू कैन सी हियर। आकर ये डाउनवर्ड्स और
ऐसे मतलब डाउनवर्ड्स और मीडियली ही मूव करती है, और बेसिकली मिडिल एस्पेक्ट ऑफ श्वास मेजर से ही आ रही है, ऐसे डाउनवर्ड्स मूव करती है। और बेसिकली यू कैन सी कि नियर द डीप इंग्वानल रिंग, जो कि इस लेवल पर होता है, ठीक है, यू नो कि डीप इंग्वानल रिंग बेसिकली इंग्वानल कनाल की ओपनिंग होती है। इफ़ यू कैन रिकॉल व्हाट वी स्टडीड इन सम प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ जीआईटी, हमने इंग्वानल कनाल पढ़ा था, उसमें एक डीप इंग्वानल रिंग था और एक सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग था। तो बेसिकली डीप इंग्वानल रिंग के लेवल पर ये पियर्स करती है, ये डिवाइड करती है इनटू द लुक यार जेनेटोफेमरल नर्व है ना, तो जेनेटोफेमरल नर्व मतलब कि दो नर्व्स में डिवाइड करेगी, जेंटल ब्रांच ऑफ द जेनेटोफेमरल नर्व और एक फेमरल ब्रांच ऑफ द जेनेटोफेमरल नर्व। तो जो हमारी जेनेटोफेमरल नर्व की फेमरल ब्रांच होगी तो आप देख सकते हैं कि डीप टू इंग्वानल लिगामेंट मूव करके लोअर लिम्ब में आके बेसिकली आप फेमर मतलब थाई वाले रीजन को सप्लाई देगी। और अगर ज़्यादा जैसे कहते हैं कि प्रिसाइसली बोलूँ तो अपर पार्ट ऑफ स्किन ऑफ थाई को सप्लाई देती है, ठीक है, फेमरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफेमरल नर्व। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हमारी ब्रांच होती है द जेंटल ब्रांच होता है जेनेटोफेमरल नर्व। उसने बेसिकली डीप इंग्वानल रिंग के अंदर एंटर होकर इंग्वानल कनाल में एंट्री लेनी होती है, और इंग्वानल कनाल के अंदर मूव करके यू कैन सी कि ये जेनेटल ब्रांच है तो जेनेटेलिया को सप्लाई करेगी। तो बेसिकली इसका मकसद होता है कि क्रीमास्टर मसल इन मेल्स एंड द लेबियम मेजस इन फीमेल्स को सप्लाई देती है द जेंटल ब्रांच ऑफ जेनेटोफेमरल नर्व, और हमने इसकी भी सप्लाई देख ली। अच्छा, उसके अलावा और कुछ नर्व हम नज़र आ रही है, हाँ हमें एक और नर्व नज़र आ रही है यहाँ पे, लेटरल कुटेनस नर्व ऑफ थाई, ये वाली, ये भी अगेन लेटरल एस्पेक्ट ऑफ श्वास मेजर से अराइज कर रही है, ऑन टॉप ऑफ इलिक फोसा मूव कर रही है, डीप टू इलियाकस मसल, या थिंक इसके ऊपर मूव कर रही होती है, ओके, ओवर द इलियाकस मसल, ठीक है, तो ये ओवर द इलियाकस मसल मूव कर रही होती है बेसिकली, ठीक है, इलिक फोसा में इलियाकस मसल के टॉप पर, एज यू कैन सी हियर, इसके नीचे पड़ा हुआ इलियाकस मसल इसके टॉप पे मूव करती है एंड एंटर द थाई बाय पासिंग डीप टू द इंग्वानल लिगामेंट, जो कि हमने इसका फर्स्ट में भी कोर्स पढ़ा था, वहाँ पे भी ऐसे ही था। और डेफिनेटली ये लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई को सप्लाई दे रही है। तो यहाँ पे हमने 4 नर्व्स देख लिए हैं, ठीक है, कौन कौन सी, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वानल नर्व, दिस वन वॉज द जेनेटोफेमरल नर्व जो कि फर्दर दो फेमरल और जेनेटल ब्रांच में डिवाइड कर थी, एंड आर लास्ट वन वॉज द लेटरल कुटेनस नर्व ऑफ थाई, जो कि यहाँ से गुजरे। तो आपने कोर्स इनका याद रखना है। अच्छा, 2 नर्व्स रहेगी, उनको भी स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट इज़ द फेमरल नर्व, ठीक है, फेमरल नर्व एक बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व्स ऑफ द लोअर लिम्ब, जो कि बेसिकली एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई दे रही थी, अगर आप लोगों को याद हो तो ये लेटरल एस्पेक्ट ऑफ श्वास मेजर से अराइज करती है, राइट हेयर, एज यू कैन सी इस जगह पर, ठीक है, और यहाँ से अराइज करके ये जस्ट बिलो द इलिक क्रस्ट अराइज कर रही होती है, इलिक क्रस्ट को थोड़ा सा नीचे ये बन गई यहाँ पर, ठीक है, एंड देन इट विल लाई जस्ट अंडर द कवर ऑफ द फेशिया इलियाका, क्योंकि यहाँ पे आपका इलियाकस मसल भी होता है। अच्छा, इसकी खासियत ये होती है कि बेसिकली ना एज यू कैन रिकॉल फ्रॉम फर्स्ट ईयर नॉलेज कि ये श्वास मेजर और इलियाकस के दरमियान में एक ग्रूव बनता है, उस ग्रूव के अंदर जो पास करी होती है, ठीक है, या इसका एक इंपॉर्टेंट कोर्स का पॉइंट है कि ये इलियाकस और श्वास मेजर के दरमियान में ग्रूव बनता है, उसके दरमियान से पास करती है, एंड देन डेफिनेटली ये फिर इसने एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन के लेवल पर से गुजरते हुए एट द एंड थाई में ही एंटर होना है, और ये जस्ट डीप टू इंग्वानल लिगामेंट वहाँ पर एंट्री ले रही होती है, ठीक है। और एज यू नो कि ये फेमरल शीथ में नहीं होती, यू नो ना कि एक फेमरल कनाल होता है जिसमें से फिर फर्दर कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, एक आर्टरल कंपार्टमेंट, वीनस कंपार्टमेंट, इफ़ यू कैन रिकॉल फ्रॉम द फर्स्ट ईयर नॉलेज। अच्छा, जो लेटरल कुटेनस नर्व थाई थी ना, वो उसी आर्टरल कंपार्टमेंट का पार्ट थी, ठीक है, यू नो ना यहाँ पे एक फेमरल कनाल होता है, इफ़ यू गाइस कैन रिकॉल, ठीक है, उस फेमरल कनाल के अंदर फिर फर्दर कुछ हमने कंपार्टमेंट्स पढ़े थे, है ना, तो आर्टरल तो जो फेमरल नर्व होती है बेसिकली उस फेमरल शीथ से बाहर होती है, तो इसलिए ये बची भी होती है किसी भी तरह की स्ट्रैंगुलेशन से, ठीक है, तो ये से बाहर होती है, और जो आर्टरल कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर होती है लेटरल कुटेनस नर्व ऑफ थाई, ठीक है, ये बाहर ऐसे मूव करती रहती है, और उसका मेन मकसद ये होता है कि इसने एंटीरियर कंपार्टमेंट्स मसल्स सप्लाई देनी है, जो एक क्वाड्रिसेप्स फेमोरस था और दूसरा था सार्टोरियस, तो बस उन्हें सप्लाई देकर ही ख़त्म हो जाती है, और लेटरल एस्पेक्ट पे मूव कर रही होती है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फेमरल शीथ, जो कि फेमरल कैनाल की एक शीथ थी, कवरिंग शीथ। ओके, तो हमारा हो गया, इसका भी कोर्स हो गया, फेमरल नर्व का भी कोर्स हो गया। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेटर नर्व की। ऑब्जर्वेटर नर्व बेसिकली चूँकि ये लेटरल एस्पेक्ट ऑफ श्वास मेजर स्टार्ट हो रही थी, जो हमारी ऑब्जर्वेटर नर्व थी वो मिडिल एस्पेक्ट ऑफ श्वास मेजर पे बिगिन हो रही थी, इफ़ यू गाइस कैन रिकॉल, ठीक है, वहाँ से फिर डाउनवर्ड्स मूव करती है, ओवर द पेल्विक मतलब डीप टू पेल्विक ब्रिम मूव करती हुई आ जाती है नीचे, और इसने बेसिकली ना थाई में एंट्री लेनी होती है बाय पासिंग थ्रू ऑब्जर्वेटर कनाल। अब आप लोगों को शायद ऑब्जर्वेटर कनाल भूल गया हो कि वो क्या होता है, तो मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि पेल्विक बोन्स में ही एक ओपनिंग थी जिसको हमने बोला था ऑब्जर्वेटर फोरामेन, जिसको क्लोज किया हुआ था ऑब्जर्वेटर मेम्ब्रेन, और ऑब्जर्वेटर मेम्ब्रेन के ऊपर एक छोटी सी ओपनिंग रह गई थी जिसे हमने बोला था ऑब्जर्वेटर फोरामेन। तो इसी ऑब्जर्वेटर फोरामेन में से मूव करती हुई ऑब्जर्वेटर नर्व थाई में एंट्री ले लेती है, ठीक है, तो ये बेसिकली इंग्वानल लिगामेंट के नीचे से नहीं गुजरी होती, वो आपकी जस्ट फेमरल नर्व गुजरी होती है, ये यहाँ से आकर एंट्री लेती है थाई में, एंड देन इट विल बी सप्लाइंग द मसल्स ऑफ द मिडिल कंपार्टमेंट, जो कि 3 अडक्टर मसल्स थे, एक ग्रासिलिस था, एक पेक्टिनियस था, एक ऑब्जर्वेटर एक्सटर्नस था, उन सबको सप्लाई देती है हमारी ऑब्जर्वेटर नर्व। और ये हो गया इसका कोर्स, मिडिल एस्पेक्ट ऑफ श्वास मेजर, वो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ श्वास मेजर थी, जो हमारी थी फेमरल नर्व, यू कैन सी हियर, राइट।
अच्छा जी, तो आपकी सारी अब नर्व्स हो चुकी हैं, अब हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी हैं। अच्छा जी, अब इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहे होंगे कि यह हो गया आपका प्लेक्सस, ये हो गया बाकी की नर्व। अच्छा, जो प्लेक्सस होते हैं दोनों साइड्स पे होते हैं, पर वो दिखाते हैं बस एक साइड ही, ताकि आप ऑब्वियस रीजन हैं कि यार दोनों साइड पर ही होंगे, ठीक है, कभी भी एक साइड का प्लेक्सस नहीं होता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है लंबोसेकल ट्रंक, जो कि बेसिकली L4 की डिसेंडिंग ब्रांच और L5 की मेन रूट से एक ट्रंक सा बन जाता है। ये प्लेक्सस नहीं, बेसिकली जैसे ट्रंक है, इसे हम बोलते हैं लंबोसेकल ट्रंक। और लंबोसेकल ट्रंक का ये मेन काम होता है कि डिसेंड डाउन करके ना सेक्रल प्लेक्सस में सप्लाई दे देते हैं, बस इसका यही छोटा सा काम होता है। अच्छा जी, अब बारी है सबसे कम्प्लेक्स टॉपिक की, विच विल बी द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्योंकि अभी तक तो हमने सारी सोमैटिक सप्लाई देख ली ना, ठीक है, सोमैटिक सप्लाई देख ली या सेंसरी सप्लाई देख ली, मोटर सप्लाई देख ली, अब हम ऑटोनॉमिक सप्लाई देखते हैं, जो कि दो तरह की होती है, वी नो, सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। और हमने दो आउटफ्लो पढ़े थे कि जो सिम्पैथेटिक आउटफ्लो होता है वो होता है थोरैकोलम्बर, और जो होता है पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो होता है क्रेनियोसैक्रल, है ना, याद है ना, उसी तरह होता है ये भी। इनको इस तरह आउटफ्लो इस तरह कहते हैं क्योंकि जो आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी में वर्क कर रहा है ना, वो सारा हमारी थोरैक्स और लंबर रीजन की ही स्पाइनल नर्व से बना हुआ है, ठीक है। और जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ना, खुद देखो ना, पैरासिम्पैथेटिक नर्व हमारी बॉडी की कौन कौन सी है, एक वेगस है और एक पेल्विक स्प्लैंकिंग नर्व है। दोनों ही, जो वेगस है वो क्रेनियल रीजन से आ रही है, और जो पेल्विक स्प्लैंकिंग नर्व है वो S2 S3 S4 सैक्रल रीजन से आ रही है। तो देखो, क्रेनियो सैक्रल होगा ना आउटफ्लो पैरासिम्पैथेटिक, और सिम्पैथेटिक का होगा थोरैकोलम्बर, क्योंकि वो जितने भी नर्व्स हैं जो आपको सिम्पैथेटिक गैंग्लिया हैं वो थोरैक्स रीजन की हैं या लंबर रीजन की हैं, जो आपको सिम्पैथेटिक सप्लाई दे रहे हैं, तो इसलिए इनको थोरैकोलम्बर आउटफ्लो बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो फॉर पैरासिम्पैथेटिक। तो ये रीज़न है उसकी। अच्छा, ये बातें हो गई। अच्छा, फिर बात की जाती है कि जो हमारे सिम्पैथेटिक नर्व्स हैं, ठीक है, वो दो उनकी सोर्सेज हैं कुछ, ठीक है। जो एक होगा लंबर अच्छा, हमने ना सिम्पैथेटिक सप्लाई हर रीजन की नहीं देखनी, हमने थोरैक्स की नहीं देखनी, हमने जस्ट एब्डोमेन से कंसर्न है हमारा, क्योंकि ये टॉपिक ही क्या है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, तो हमें जस्ट एब्डोमेन से मसला, बाकी सब अभी छोड़ देंगे हम, ठीक है। तो जो लंबर रीजन की मेन सिम्पैथेटिक सप्लाई है ना, वो आ रही फ्रॉम द लंबर सिम्पैथेटिक ट्रंक। अब ये क्या चीज़ है, लंबर सिम्पैथेटिक ट्रंक क्या है यार, आप लोगों को याद होगा, हमने थोरैक्स रीजन में ना एक चेन पड़ी थी, एक गैंग रिलेटेड सी चेन थी, हमने बोला था थोरैसिक सिम्पैथेटिक ट्रंक, ठीक है, जैसे दो चेन्स रन करते हैं जस्ट लेटरल टू द वर्टिब्रल कॉलम, याद है ना। तो वही चेन्स नीचे आपके लंबर रीजन में आकर बन जाती है लंबर सिम्पैथेटिक चेन या लंबर सिम्पैथेटिक ट्रंक, ठीक है। तो डेफिनेटली वो ट्रंक जहाँ थोरैक्स में सप्लाई दिया था सिम्पैथेटिक, वही लंबर में भी देगा, तो हम उसमें से थोड़ी कंट्रीब्यूशन आ जाएगी हमारे सिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, ठीक है। सेकंड आ जाता है सीलिक प्लेक्स। अब सीलिक प्लेक्सस क्या होता है, ये बेसिक प्लेक्सस नर्व्स है जहाँ पे डिफरेंट नर्व्स, देखो यार, प्लेक्सस जो होता है ना वो एक गुच्छा होता है नर्व्स का, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट सोर्सेज से सप्लाई आ रही होती है और कुछ ब्रांचेस अपने आप में से दे रहा होता है। तो बेसिकली ये सीलिक ट्रंक जो हमने पढ़ा था, जो कि एंटीरियर ब्रांच है हमारे एब्डोमिनल एओर्टा की, उसके अराउंड एक प्लेक्सस होता है नर्व्स का, जिसमें से डिफरेंट नर्व्स उसको बना रही होती हैं और कुछ ब्रांचेज इससे निकल रही होती हैं, ठीक है। और इसकी एक खास खसूसियत ये है कि जो ये सीलिक प्लेक्सस है ना, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को भी सप्लाई दे रहा होता है, मतलब वो ब्रांचेस भी होती हैं इसकी और सिम्पैथेटिक ब्रांचेस भी होती हैं इसकी, मतलब ये डुअल इन एक्शन है, यू कैन से, ठीक है। जबकि जो लंबर सिम्पैथेटिक ट्रंक हो जस्ट सिम्पैथेटिक इन एक्शन है। ओके, हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की। यू नो कि यार हमारी बॉडी में दो ही मेन पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स है, एक है हमारी वेगस और एक हमारी पेल्विक स्प्लैंकिंग नर्व। जो वेगस है वो ज्वाइन कर लेती है सिलिक प्लेक्सस। यार ये जो नर्व्स आप नोट कर रहे हो, ये सारी नर्व्स प्लेक्सस को ज्वाइन क्यों कर रही हैं, उसकी क्या ज़रूरत है यार। देखो, जो हमारे मेन बॉडी ऑर्गन्स है ना, जो लाइक मसल्स हैं या बड़े बड़े बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनको तो हम एज अ नर्व पूरी नर्व्स इटसेल्फ सप्लाई दे देती हैं, लेकिन जो बॉडी की विजरा है ना, ये किडनी हो गया, लिवर हो गया, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब, इन सब को चाहिए होती है नर्व सप्लाई थ्रू द प्लेक्सिस। तो पहले नर्व्स को ना एंटर होना पड़ता है प्लेक्सिस में, प्लेक्सिस फिर फर्दर इनको अपनी अपनी सप्लाई दे देते हैं, ठीक है। और आप आगे जाकर देखोगे कि हर एक ऑर्गन से रिलेटेड कोई ना कोई प्लेक्सिस पड़ा हुआ है, टेस्टिकुलर प्लेक्सिस, ओवेरियन प्लेक्सिस, हिपैटिक प्लेक्सिस, रीनल प्लेक्सिस, ऐसे पड़े हुए नर्व्स के प्लेक्सिस कि उनको अच्छे से सप्लाई दे सके, बिकॉज दे नीड यू कैन से प्रिसाइज नर्व सप्लाई, ठीक है, बिकॉज दे नीड टू फंक्शन प्रॉपरली। अच्छा जी, वो भी होगा। तो वेगस नर्व ज्वाइन करती है सिलिक प्लेक्सस को, और फिर सिलिक प्लेक्सस आगे नर्व्स निकलेंगे डेफिनेटली जो सप्लाई करेंगी हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को। और पेल्विक स्प्लाइन नर्व भी इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस को ज्वाइन करती है। अब ये तीन मेजर प्लेक्सस होते हैं, सिलिक प्लेक्सिस, सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस एंड इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस। ये तीन इंपॉर्टेंट प्लेक्सस हमने स्टडी करने हैं। इनमें से जो सिलिक और सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस है ना, ये दोनों सिंपैथेटिक होते हैं, और जो हमारा इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस है ना, ये होता है पैरासिम्पैथेटिक। और सीलिक का मैंने आपको पहले बताया कि इसके डुअल फंक्शन होते हैं, सिम्पैथेटिक सप्लाई भी दे रहा होता है, ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई भी दे रहा होता है, ठीक हो गया। अब अभी आप लोग समझ नहीं आ रहा होगा कि ये प्लेक्सिस क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ पड़े हुए हैं, क्यों पड़े हुए हैं, मैं सारा समझाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। अभी आगे देखते हैं इमेज में। अच्छा, ये मैं इसमें आपको इस वाले ट्रंक की बात करती, ये है सिम्पैथेटिक ट्रंक, या मैं प्रिसाइसली बोलूँ तो लंबर सिम्पैथेटिक ट्रंक, जिसमें से बेसिकली अभी ब्रांचेस अराइज करेंगी। अच्छा यार, आप लोगों को वो ग्रे रेमस और वाइट रेमस का कॉन्सेप्ट तो है ना, मैंने आप लोगों को बताया था अपनी लास्ट वीडियोज़ में।
अच्छा, ग्रे रेमस और वाइट रेमस का कंसेप्ट ये होता है, अच्छा इनमें से जो वाइट रेमस है उसको हम लोग प्री गैंग्लियोनिक फाइबर भी बोलते हैं, और जो ग्रे रेमस उसको हम पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर भी बोलते हैं। उसका काम ही होता है बेसिकली, देखो अगर ये गैंग्लियन है ना, तो जो कोई फाइबर इसमें एंट्री लेगा ना वो क्या होगा, प्री गैंग्लियोनिक, और उसे हम बोलेंगे वाइट रेमस फॉर सम रीजन्स। ठीक है, हमने उसका नाम रख दिया वाइट रेमस क्योंकि वो एंट्री ले रहा है। ठीक है, तुम ऐसा समझ लो फॉर याद रखने के पर्पजेज़ कि समझो कि ये जो गैंग्लियन है ना, जी से गैंग्लियन, जी से गटर, अब जो इसमें फाइबर आएगा ना वो तो वाइट होगा, प्यारा सा होगा, लेकिन जो इस गटर से निकल के जाएगा ना वो ग्रे हो जाएगा, वो गंदा हो जाएगा। ठीक है, सो जो आपका फाइबर आ रहा है विच इज़ प्री गैंग्लियन है वो क्या वाइट रेमस है, और जो फाइबर जा रहा है वो है ग्रे रेमस। अब वाइट रेमस बेसिकली इसमें आना होता है, उसने कोई किसी ऑर्गन को सप्लाई नहीं देनी। ठीक है, और जो ग्रे रेमस है जो इससे निकल कर जा रहा है, अब वो पूरा मैच्योर हो चुका है, पक्का हो चुका है, उसने अब जाने सीधा किसी ऑर्गन के पास और उसने सप्लाई देनी है। तो हमेशा जो इससे निकलते हैं चीज़ें वो सप्लाई देती हैं। लेकिन एक्चुअली होता ये है कि जो, अच्छा आप लोग को याद होगा कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड में से भी कुछ नर्व्स निकल रही होती हैं ना, इफ़ यू गाइस कैन रिकॉल, है ना। थोरैकोलम्बर रीजन में एक लेटरल हॉर्न पढ़े हैं हमने, लेटरल हॉर्न में से सिंपैथेटिक नर्व्स फाइबर्स निकलते थे, है ना, वही बना रहे होते थे ना, सिंपैथेटिक ट्रंक को भी कुछ सप्लाईज दे रहे होते थे। तो सिंस ये जो हमारी चेन है ये लंबर रीजन में, तो लंबर रीजन में भी डेफिनेटली लेटरल ग्रे कॉलम होंगे, तो कुछ सिंपैथेटिक स्पाइनल कॉर्ड, कुछ सिंपैथेटिक फाइबर स्पाइनल कॉर्ड से भी आ रहे होते हैं, उसके लेटरल हॉर्न से भी आ रहे होते हैं, L1 L2 L3 और L4 के लेवल से कुछ सिंपैथेटिक नर्व्स निकल रही होती हैं और इस गैंग्लियन में आ रही होती हैं, और उन नर्व्स को हम क्या नाम देंगे, उनको हम बोलेंगे प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स या प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। ठीक हो गया, और जो इन गैंग्लियन से फाइबर्स जाएंगे वो ऐसे ही डायरेक्टली जाके ऑर्गन्स को सप्लाई नहीं देने लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ से जाएंगे, एज ए टोल्ड यू कि विजरा को सप्लाई डायरेक्टली नर्व से नहीं मिलती है, वो जाती है पहले प्लेक्सिस के पास, और प्लेक्सिस इटसेल्फ वो खुद देखते हैं कि भाई किसको कितनी सप्लाई देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ जाएंगे वो बेसिकली एओर्टा के इर्द गिर्द, और नीचे जो हमने 3 प्लेक्सिस डिस्कस किए, सीलिक प्लेक्सिस, सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस और इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, उनमें जाएंगे। यहाँ से फाइबर्स जो कि पोस्ट गैंग्लियोनिक होंगे और वो ग्रे रेमाए होंगे, वहाँ जाकर फिर उसके बाद इंटीग्रेट होकर उनकी मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी जाएँ, वो फिर लिवर में जाएँ, वो इंटेस्टाइन्स में जाएँ, वो गोनेड्स में जाएँ, उनकी मर्ज़ी। ठीक है, अच्छा जी, ये भी हो गया। तो कुछ इस तरह की इमेज दिखती है आपको, ये है आपके प्लेक्सिस, ये है आपकी सिंपैथेटिक गैंग्लिया। अच्छा, आसान शुरू हो गया, तो हम इसको यहाँ पे पॉज करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा इसको देखते हैं। ठीक है, ओके, सो ओके रिज्यूम करते हैं यहाँ से। अच्छा, तो मैं ये बता रहे थे कि यार जो सिलिक ट्रंक है ना, पहली ब्रांच सिलिक ट्रंक है हमारे पास। ठीक है, सेकंड है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और थर्ड है इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। अच्छा यार, जो डिफरेंट प्लेक्सेस हम आगे स्टडी करेंगे, डिफरेंट हम चीज़ें आगे देखेंगे, वो ना बेसिकली रिलेट करेंगे टू द ब्रांचेज ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, मतलब जो नाम ब्रांचेस के होंगे ना वही नाम उन प्लेक्सेस के भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल सिलिक ट्रंक के अराउंड जो एक प्लेक्स गुच्छा नर्व्स का पड़ा हुआ है उसे हम बोल रहे हैं सिलिक प्लेक्सेस। ठीक है, और जो इन्फीरियर मेजेंटेरिक के अराउंड पड़ा होगा उसे हम बोलेंगे इन्फीरियर मेजेंटेरिक प्लेक्सेस। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली, और सुपीरियर के अराउंड पड़ा हुआ है, सुपीरियर के अराउंड बेसिकली सिलिक प्लेक्सेस ही आ जाती है, थोड़ा नीचे आया होता है, तो सुपीरियर के अराउंड सुपीरियर सिलिक प्लेक्सेस ही होगा। और ये कुछ नर्व्स नीचे जा रही हैं और नीचे जाकर इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सेस भी बना रही हैं, यू कैन सी हियर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बनेगा सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सेस एट द बाइफर्केशन ऑफ आयोटा, और नीचे बनेगा इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सेस की क्या कहानी होती है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। एंड यू कैन सी कि हाउ दीज प्लेक्सेस आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, बेसिकली यही एक दूसरे को सप्लाई दे रहे होते हैं, मीन ऊपर वाले नीचे वालों को सप्लाई दे रहे होते हैं। और ये हो गया हमारा इन्फीरियर मेजेंटेरिक, सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक एंड इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सेस, और ये हो गया सिलिक प्लेक्सेस। ओके, एंड इसमें आप लोग देख सकते हो जो लंबर जो हमारे डिफरेंट स्पाइनल नर्व्स थी, लंबर स्पाइनल नर्व्स, उनसे जो रेमाए आ रहे हैं वो वाइट रेमाए हैं जो कि गैंग्लिया से आ रहे हैं, और जो गैंग्लिया से जा रहे हैं रेमाए, ठीक है, वो हैं ग्रे रेमाए, उन्होंने आगे किसी भी ऑर्गन को सप्लाई देनी है थ्रू सेवरल प्लेक्सेस। ठीक है, अच्छा जी, तो ये एक और इमेज है जिसमें डेफिनेटली आपके डिफरेंट वो विजरा नज़र आ रहे हैं, आई मीन विजरा को जाने वाले प्लेक्सेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे आप, अच्छा यहाँ पे आप लोग मेन चीज़ दिखाने थी द सिलिक गैंग्लिया। सिलिक गैंग्लिया क्या होते हैं, ये दो बड़े बड़े, इनफैक्ट दीज आर द लार्जेस्ट गैंग्लिया ऑफ द बॉडी। गैंग्लिया क्या होते हैं, अ बंडल ऑफ नर्व सेल बॉडीज़। ठीक है, बंडल नर्व सेल बॉडीज़ को हम गैंग्लिया कहते हैं। और गैंग्लिया का काम बेसिकली ये होता है कि डिफरेंट सोर्सेज से लेते हैं नर्व्स को, और उनमें से उनको इंटीग्रेट करके ना आगे नर्व्स भेजते हैं। ठीक है, बस अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ, जस्ट लाइक योर ब्रेन, वो भी ये काम कर रहा है, इंटीग्रेशन का काम, तो गैंग्लिया का भी यही काम होता है। ठीक है, क्योंकि इनमें नर्व सेल बॉडीज़ पड़ी और नर्व सेल बॉडीज एज अ कंप्यूटर काम कर रही होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको अगेन प्लेक्सेस नज़र आ रहे होंगे। दिस वन इज़ योर कौन सा प्लेक्सेस है, ये सिलिक प्लेक्सेस ऑफ नर्व्स। ठीक है, जो यहाँ पर है
अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एक और नया प्लेक्सस ऐड किया, दैट इज़ अ एओर्टिक प्लेक्सस। अब एओर्टिक प्लेक्सस क्या होता है, हमने तो कहा था सिलिक प्लेक्सस है, सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक है, इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक है, सुपीरियर मेजेंटेरिक है, इन्फीरियर मेजेंटेरिक है। तो ये एओर्टिक प्लेक्सस कहाँ से आ गया, तो इसकी भी अलग कहानी है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। पर फिलहाल आप लोग ये देखो कि अच्छा, जब भी कोई प्लेक्सस बनता है ना, तो एक बात याद रखना, हम सिलिक प्लेक्सस को सोलर प्लेक्सस भी बोलते हैं या सोलार प्लेक्सस भी बोलते हैं, ठीक है। सोलर प्लेक्सस या सोलार प्लेक्सस, वो भी सिलिक प्लेक्सस का ही नाम है। अगर कहीं वर्ड है तो आप समझ जाना कि इसी की बात हो रही है। अच्छा, ऐसा टोल्ड यू कि हर प्लेक्सस बनता है थ्रू सेवरल ब्रांचेज ऑफ नर्व्स, ठीक है, और ये फर्दर फिर आगे डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ नर्व्स देख रहा होता है। तो हम जब भी किसी दे रहा होता है, तो हम जब भी किसी प्लेक्सस को स्टडी करेंगे तो पहले हम उसके सोर्सेज को स्टडी करेंगे, फिर हम उसकी ब्रांचेज को स्टडी करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट द ब्रांचेज ऑफ द सिलिक प्लेक्सस। अच्छा, इसमें कुछ फाइबर्स आते हैं हमारी ग्रेटर एंड लेसर स्प्लैंक्निक नर्व्स के, बिकॉज इफ़ यू कैन रिकॉल फ्रॉम द फर्स्ट ईयर्स नॉलेज, हमने वहाँ पे जब थोरेसिक सिम्पैथेटिक ट्रंक पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने जो एंड में आके 3 नर्व्स मेन बनाए थे, ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व, लेसर स्प्लैंक्निक नर्व एंड द लीस्ट स्प्लैंक्निक नर्व। तो आपको वहाँ पे आइडिया हो जाना चाहिए, जो स्प्लैंक्निक का वर्ड होता है हमेशा बॉडी विजरा के लिए यूज़ होता है। तो विजरा मतलब से विजरा को ही सप्लाई देनी है, लेकिन वहाँ पर सप्लाई नहीं दे रहे और थोरेसिक रीजन में, वो बेसिकली एंटर हो रहे हैं यहाँ पर सिलिक गैंग्लियन में, ठीक है। और यहाँ पर एंटर होने के बाद इनमें से ब्रांचेज निकलेंगी, वो सप्लाई करेंगे बॉडी विजरा को। तो एक जो मेन एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक जो की मेन सोर्स ऑफ नर्व्स हैं ऑफ योर सिलिक प्लेक्सस, वो है आपकी ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व और लेसर स्प्लैंक्निक नर्व। अच्छा, फिर ये लोग एक बात करते हैं, अच्छा आप लोगों ने काफ़ी बार एक एओर्टिको रीनल गैंग्लियन नाम सुना होगा, ठीक है। तो सिलिक गैंग्लियन तो आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे 2 गैंग्लियन है, सिलिक गैंग्लियन, लेकिन ये एओर्टिको रीनल गैंग्लियन क्या है? तो बेसिकली सिलिक गैंग्लियन का ही हम लोग उसका जो ग्रेटर पोर्शन है, ग्रेटर अपर पार्ट है, उसको हम लोग सिलिक गैंग्लियन इटसेल्फ बोल देते हैं। और उसका एक छोटा सा लोअर पोर्शन होता है, चाहे यहाँ पे नज़र भी आ रही है, छोटा सा जो है, उसे हम बोल देते हैं कि दिस इज़ द एओर्टिको रीनल गैंग्लियन, ठीक है। तो जो आपकी ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व होती है वो आपकी टर्मिनेट कर रही होती है इनटू द सिलिक गैंग्लियन, और जो हमारी लेसर स्प्लैंक्निक नर्व होती है जो वो टर्मिनेट कर रही होती है इनटू द एओर्टिको रीनल गैंग्लियन। तो बेसिकली उन्होंने सिलिक गैंग्लियन, एक तरह से सिलिक गैंग्लियन ही बन जाता है, तो दोनों उसमें टर्मिनेट करती हैं। सो फर्स्ट 2 ब्रांचेस कौन सी होगी? सिंपैथेटिक लंबर नर्व्स एंट्री ले रही हैं, और जिस फर्स्ट 2, ठीक है, फर्स्ट 2 क्या, फिलहाल हम ग्रेटर एंड लेसर स्प्लैंक्निक नर्व्स की बात कर रहे हैं, जो कि आपके कहाँ से आई थी, लंबर वो थोरेसिक रीजन से आई थी, ठीक है। थोरेसिक रीजन से 2 नर्व्स आई, कौन कौन सी? ग्रेटर एंड लेसर स्प्लैंक्निक नर्व्स, उन्होंने इसमें सप्लाई दे दी, ठीक है। तो 2 सोर्सेज, अगर सही से बोल दो 1 सोर्स, ठीक है, उसी 1 सोर्स में बेसिकली आगे 2 नर्व्स आए, ठीक है। सो ग्रेटर एंड लेसर स्प्लैंक्निक नर्व्स आर द फर्स्ट सोर्स ऑफ दिस सिलिक प्लेक्सस। खत्म होगी बात। अच्छा, सेकंड सप्लाई कहाँ से आती है इसकी? सेकंड सप्लाई यहाँ से आती है कि कुछ पोस्ट गैंग्लियोनिक सिम्पैथेटिक फाइबर्स भी होते हैं जो कि सिलिक गैंग्लियन में राइज कर रहे होते हैं, ठीक है। कि हम लोग सप्लाई देख रहे हैं गैंग्लिया की नहीं, इस प्लेक्सस की, सिलिक प्लेक्सस की। तो सिलिक प्लेक्सस की फर्स्ट सप्लाई कौन सी थी? ग्रेटर एंड लेसर स्प्लैंक्निक नर्व्स। अच्छा, सेकंड की सप्लाई कौन सी है? सेकंड सप्लाई यार देखो, जो नर्व्स गैंग्लिया में आएंगी वो होंगी प्री गैंग्लियन, और जो गैंग्लिया से जाएंगे होंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो जो फर्स्ट सप्लाई थी ना, वो तो थी प्री गैंग्लियोनिक, क्योंकि वो डायरेक्टली इस प्लेक्सस के अंदर आ रही थी, वो गैंग्लिया में से होकर नहीं आ रही थी, मतलब वो गैंग्लिया में भी जा रही हैं अलग से, लेकिन वो वाली यहाँ पर नहीं आ रही। तो प्लेक्सस के अंदर पहले कौन सी आई? प्री गैंग्लियोनिक सिम्पैथेटिक फाइबर्स थ्रू द ग्रेटर एंड लेसर स्प्लैंक्निक नर्व्स। और सेकंड कौन से इसमें से? सेकंड आई पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, जो कि बेसिकली कहाँ से आ रहे हैं? इस सिलिक गैंग्लियन से। मतलब सिलिक गैंग्लियन को तरस आ जाता है इस प्लेक्सस पे कि यार इसको कुछ सप्लाई ही नहीं दे रहा, चलो मैं थोड़ा सप्लाई दे देता हूँ। तो थोड़े से ना इसको पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स मिलते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिम्पैथेटिक फाइबर्स मिलते हैं, किससे? सिलिक गैंग्लियन से। अच्छा, तीसरी सप्लाई कौन सी होती है इसकी? फिर कुछ प्री गैंग्लियोनिक, अच्छा अब बेसिकली ना सप्लाई इसको ना ऊपर से आ रही है, ऊपर रीजन से, थोरेसिक रीजन है। सो थोरेसिक रीजन की एक पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है वेगस नर्व, राइट। तो इसको प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स वेगस नर्व से आ रहे हैं, उसके पोस्टीरियर ट्रंक से 2 ट्रंक होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, तो उसके पोस्टीरियर ट्रंक से इसको वेगस नर्व सप्लाई दे रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको सेंसिटिव फाइबर्स आ रहे हैं फ्रॉम द डायफ्राम, भी इसको इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज, इफ़ यू कैन रिकॉल कि इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज कहाँ पे थी, वो एक अपर पार्ट ऑफ एओर्टा में होती है ना, कल मैंने पढ़ाया था ना। तो उसके साथ साथ भी गुजरती हुई कुछ इंफीरियर यू कैन से सेंसिटिव फाइबर्स आ रहे हैं फ्रॉम द डायफ्राम, ठीक है। तो ये 4 सोर्सेज होगी किसकी? सिलिक प्लेक्सस की। कौन कौन सी? एक होगी ग्रेटर एंड लेसर स्प्लैंक्निक नर्व, सेकंड होगी पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स फ्रॉम द सिलिक गैंग्लियन, तीसरी होगी हमारी कुछ जैसे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स फ्रॉम द वेगस नर्व, और चौथी होगी कुछ सेंसिटिव फाइबर्स फ्रॉम द डायफ्राम थ्रू द इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी इसके सोर्सेज। अब हम स्टडी करेंगे इसकी ब्रांचेस, ये ब्रांचेस दे किसके और उनको रहा है और कैसे कैसे दे रहा है। तो बेसिकली ना सिलिक प्लेक्सस ही एक मेन प्लेक्सस है, मतलब यही एक मेन सोर्स है सिंपैथेटिक की और पैरासिम्पैथेटिक की टू ऑल द बॉडी विजरा। मतलब बॉडी विजरा में हमारे एब्डोमेन के भी आ जाते हैं और लोअर बॉडी रीजन लाइक पेल्विक रीजन या गोनेड्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो लेट्स सी कि ये कौन कौन से आगे ब्रांचेस दे रहा है और कैसे कैसे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को सप्लाई दे रहा है। तो अच्छा,
ये हमारा मेन प्लेक्सस तो सिलिक प्लेक्सस ही है, लेकिन इसकी ना कुछ सब प्लेक्सस या कुछ सेकेंडरी प्लेक्सस भी होते हैं। अब वो कौन से होते हैं? वो जो एओर्टा की ब्रांचेस हमने कल पढ़ी है ना, कौन कौन सी थी, मैं दिखा देती हूँ दोबारा आप लोगों को। ये देखो, सीलिक ट्रंक पड़ा था, सीलिक ट्रंक के आगे लेफ्ट गैस्ट्रिक, कॉमन हेपेटिक, स्प्लेनिक पड़ी थी, ठीक है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी पड़ी थी। इसके आगे हमने और इंफीरियर पेंक्रियाटिक डिडनल और कौन कौन सी, लेफ्ट कॉलिक, लियो कॉलिक, राइट कॉलिक, बहुत सारी पड़ी थी, ठीक है। रीनल आर्टरी पड़ी थी, गोनेडल आर्टरीज पड़ी थी, टेस्टिकुलर और वेरियन आर्टरीज थी उनमें, ठीक है। लंबर आर्टरीज पड़ी थी, इंफीरियर मेसेंटेरिक, कॉमन आलिक, तो ये सारी और इंफीरियर आर्टरी इसी के अराउंड, इसी के साथ साथ चिपकी हुई आर्टरी सेंसिटिव फाइबर्स आते हैं जो कि सिलिक प्लेक्सस में सोर्सेज एज अ सोर्सेज एक्ट करते हैं, ठीक है, वो हम पहले देख चुके हैं। तो ये कुछ आर्टरीज होती है, तो इन्हीं आर्टरीज के अराउंड बेसिकली ना मूव कर रहे होते हैं प्लेक्सिस, ठीक है, क्योंकि इन आर्टरीज ने भी उन ऑर्गन्स को जाना है, ठीक है, और ये प्लेक्सिस कहते हैं कि यार हमने भी उन्हीं के पास जाना है, तो क्यों ना तुम मेरे लिए एज अ ट्रांसपोर्ट करो। तो इन्हीं आर्टरीज के साथ चिपकी हो जाते हैं डिफरेंट प्लेक्सिस जो कि अराइज कहाँ पे हो रहे हैं, सिलिक प्लेक्सिस में, सप्लाई कहाँ देनी है, उन्हीं ऑर्गन्स को, जिन ऑर्गन्स को ये आर्टरीज सप्लाई दे रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, अब इनमें से पहला प्लेक्सस कौन सा होता है? पहला प्लेक्सस होता है फ्रेनिक प्लेक्सस, जो कि इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरीज के अराउंड मूव करता है, चला जाएगा हमारे डायफ्राम के पास। लेकिन चूँकि हम ये भी जानते हैं कि इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी एक सुपीरियर सुपरारिनल आर्टरी भी दे रही होती है टू द सुपरारिनल ग्लैंड, तो बेसिकली इसमें से थोड़ी सप्लाई उसके पास भी जाएगी। सेकंड वाला हेपेटिक प्लेक्सस, इफ़ यू गाइस नो, तो हमने इसमें एओर्टा में तो खैर नहीं, लेकिन हमने कुछ हेपेटिक वेन स्टडी की थी जस्ट बिफोर इन्फीरियर वेना कैवा पीरियड्स द डायफ्राम एंटर हो रहे थे इनटू द इन्फीरियर वेना कैवा, कुछ हेपेटिक वेन्स थी, तो उन्हीं हेपेटिक वेन्स के आसपास होता है हमारे ये हेपेटिक प्लेक्सस, और बेसिकली उन्हें सप्लाई देनी होती है हमारे लीवर को, ठीक है, उनका मेन सप्लाई वहाँ भी जाना होता है। तो ये गॉल ब्लैडर को, लीवर को और बाइल डक्ट सप्लाई देते हैं। कौन सा? हेपेटिक प्लेक्सस। पहला कौन सा था? फ्रेनिक प्लेक्सस। सेकंड कौन सा होगा? हेपेटिक प्लेक्सस। देन इज द लेफ्ट गैस्ट्रिक प्लेक्सस। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी थी हमारे सिलिक ट्रंक की ब्रांच, तो डेफिनेटली उसको तो सप्लाई जानी ही चाहिए, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक प्लेक्सस भी हो गया जो कि स्टमक के पास जाएगा। देन एक और ब्रांच है हमारे सिलिक ट्रंक की विच वॉज द स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है, तो एक स्प्लेनिक प्लेक्सस भी होगा जो इन्हीं के साथ मूव करता है, स्प्लेन के पास चला जाएगा, उसके मसल्स को, उसकी वेजल्स को सप्लाई देगा। नेक्स्ट इज सुप्रारिनल प्लेक्सस, वो तो होना ही होना चाहिए क्योंकि सुप्रारिनल ग्लैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी तो 3 सप्लाई थी, सुपीरियर सुप्रारिनल आर्टरी, मिडिल सुप्रारिनल आर्टरी एंड द इंफीरियर सुप्रारिनल आर्टरी। तो सुप्रारिनल प्लेक्सस भी हमारे डेफिनेटली सुपरारिनल ग्लैंड को सप्लाई देगा। देन इज अ रीनल प्लेक्सस, डेफिनेटली रीनल आर्टरीज के अराउंड मूव करता हुआ इसने हमारे किडनीज को और अपर पार्ट ऑफ यूरेटर को सप्लाई देनी है। टेस्टिकुलर, आगे गोनेडल आर्टरीज है तो उनकी रिलेटेड रिलेशन से होंगी टेस्टिकुलर आर्टरीज, सॉरी टेस्टिकुलर प्लेक्सस एंड ओवेरियन प्लेक्सस, जो कि टेस्टिस को, एपिडिडिमस को और वॉज रेफरेंस सप्लाई कर रहा होगा, एंड फीमेल्स वो ओवरी और यूट्रन ट्यूब को सप्लाई दे रही होंगी। अच्छा, देन बात होती है सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस की, जो डेफिनेटली सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के अराउंड होगा, ठीक है। अच्छा जी, और उसकी वही सप्लाई होगी जो बेसिस पे मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाई होती है, जिसमें आपकी कौन कौन सी आ जाती हैं? इन्फीरियर पेंक्रियाटिक और डिडोनल आर्टरी आ जाती है, ठीक है, राइट कॉलिक आर्टरी आ जाती है, इलियोकॉलिक आर्टरी आ जाती है, कुछ इलियल और जिजनल आर्टरीज हो जाती हैं। तो बेसिकली यार स्मॉल इंटेस्टाइन की मेजर सप्लाई वो दे देगा, ठीक है। अच्छा, फिर एक और प्लेक्सस की बात होती है जो मैंने आप लोग पिछले डायग्राम में दिखाया था और आप लोग उसमें शायद कंफ्यूज हुए हो कि ये एओर्टिक प्लेक्सस क्या है। अच्छा, इसी एओर्टिक प्लेक्सस को हम लोग इंटरमेसेंटेरिक प्लेक्सस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सुपीरियर मेसेंटेरिक और इन्फीरियर और यहाँ सॉरी ऊपर बोल दिया, हाँ यहीं पे, और ये बेसिकली इन्फीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस के दरमियान में प्लेक्सस पड़ा होता है, तो हम लोग एओर्टिक प्लेक्सस बोलते हैं या इंटरमेसेंटेरिक प्लेक्सस बोलते हैं। अच्छा, इसमें कुछ सप्लाई तो आ रही होती है ऊपर से, ठीक है, सिलिक प्लेक्सस ही इटसेल्फ इसमें सप्लाई दे रहा होता है, ठीक है, और फर्स्ट एंड सेकंड लंबर स्प्लैंकनिंग नर्व्स भी इसमें आ रहे हैं, ठीक है, यू कैन सी हियर फर्स्ट एंड सेकंड लंबर स्प्लैंकनिंग नर्व, और ये फर्स्ट एंड सेकंड लंबर स्प्लैंकनिंग नर्व्स वही हैं जो बेसिकली एज रोल्ड यू के स्पाइनल कॉर्ड, वो सॉरी स्पाइनल कॉर्ड तो नहीं है, हाँ स्पाइनल कॉर्ड ही कह सकते हैं, वहीं से आ रही होती हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक चीज़ नहीं बताई जो कि मैं स्टार्ट में ही आप लोगों को बतानी चाहिए थी कि जो हमारी सिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है ना, एक होती है सिम्पैथेटिक और एक होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई, ठीक है। अच्छा, जो हमारे होते हैं सिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई, उसने आपकी डेफिनेटली कुछ बॉडी, लोअर बॉडी वॉल को सप्लाई करनी होती है और बॉडी विजरा को सप्लाई करनी होती है, कुछ पेल्विक ऑर्गन को सप्लाई करनी होती है, और एज ए टोल्ड उसका थोरैकोलम्बर आउटफ्लो होता है और दूसरे वाले का क्रेनियो सेक्रल आउटफ्लो होता है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ के बारे में आप लोगों को याद रखनी है कि जो, एक सेकेंड यहीं पे बता देती हूँ, ठीक है, कि जो हमारे पेल्विक स्प्लैंकिंग नर्व है ना, दिस इज द मेन सप्लाई ऑफ द लोअर एब्डोमिनल रीजन, ठीक है, ये हमारे बेसिक पेल्विक रीजन के मसल के ऑर्गन सप्लाई करेगी या वहाँ पे जितने भी वेजल्स पड़ी हैं उनको सप्लाई करेगी, और जो हमारे वेगस नर्व है वो बेसिकली अपर बॉडी रीजन को सप्लाई देती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब एक मेन चीज़ ये है, कौन से हम स्टडी कर रहे थे, हाँ इंटरमेसेंटेरिक प्लेक्सस, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें आ रही हैं फ्रॉम द लंबर स्प्लैंकिंग नर्व्स, ठीक है, अब लंबर स्प्लैंकिंग नर्व्स क्या होती हैं? अच्छा जी, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। ओके, तो हम लोग बेसिकली वेगस नर्व और पेल्विक स्प्लैंकिंग नर्व को स्टडी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है जो हमारा सिम्पैथेटिक ट्रंक है ना,
ये दो तरह के ब्रांचेस देता है, एक होती है इसकी लेटरल ब्रांचेस और एक होती है इसकी मीडियल स्प्लैंकनिंग ब्रांचेस। अच्छा, स्प्लैंकनिंग का वर्ड एज अ टोल्ड यू हमेशा उसके लिए आता है जहाँ पे बॉडी ऑर्गन्स कंसर्न होते हैं, राइट। तो जो इसकी लेटरल ब्रांचेस होती है ना, वो तो सिंपली क्या करते हैं, वो ना बेसिकली ग्रे रेमाई फाइबर्स देती हैं जो कि हमारे इन गैंग्लिया के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। ओके, जस्ट अ मिनट। अच्छा, हमारा जो ये मेन है ना, जो हमारी ये गैंग्लियोनेटरी से चेन है लंबर, जिसको हम लंबर सिम्पैथेटिक ट्रंक बोल रहे हैं, ठीक है। इसकी दो तरह के ब्रांचेस होते हैं, एक होते हैं इसके लेटरल ब्रांचेस, ठीक है, और एक होते हैं इसके मीडियल ब्रांचेस। मीडियल ब्रांचेस बेसिकली वो होते हैं जो प्लेक्सस में सप्लाई दे रहे होते हैं, ठीक है। लेटरल ब्रांचेस कितने नंबर होती हैं, लेटरल ब्रांचेस 5 होती हैं इसकी, ठीक है। 5 वो होती हैं जिन्होंने बेसिकली लंबर नर्व्स बनानी है और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को डायरेक्टली सप्लाई देनी है विदाउट द एड ऑफ द प्लेक्सस, ये वाले, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बेसिकली किसी बॉडी विजर को सप्लाई देनी, उन्होंने बेसिकली हमारे एब्डोमिनल वॉल को और लोअर लिम्ब को सप्लाई देनी, तो वो तो ऐसे ही डायरेक्टली निकल जाते हैं। कौन सी ब्रांचेस, लेटरल वाली जो कि 5 इन नंबर है। दूसरी होती है 4 इन नंबर, जिनको हम बोलते हैं लंबर स्प्लैंकनिंग नर्व्स, ठीक है। उनमें जो फर्स्ट 2 लंबर स्प्लैंकनिंग नर्व्स है ना, वो आ रहे होते हैं एज यू कैन सी इनटू द सीलिक प्लेक्सस, ठीक है। और जो लोअर 2 लंबर स्प्लैंकनिंग नर्व है ना, अभी नर्व्स आ कहाँ से रही हैं, इसी लंबर सिम्पैथेटिक ट्रंक से आ रही हैं। अच्छा, वो दोनों सप्लाई देती हैं इनटू द सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। और ये चूँकि ये सिम्पैथेटिक चेन है, तो ये दोनों पार्ट्स हमारे डेफिनेटली इसी यही वजह है कि क्योंकि इनके सोर्सेज ही सारे सिम्पैथेटिक आ रही हैं, तो हमारे सिलिक प्लेक्सस भी और सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस भी दोनों क्या हैं, दीज बोथ आर सिम्पैथेटिक इन नेचर, ठीक है। ये दोनों सिम्पैथेटिक नर्व से आगे देती हैं, क्योंकि जो जैसे इंसान को जैसा बिहेवियर मिलता है ना, वैसे ही बिहेवियर आगे ट्रांसमिट करते हैं। जबकि जो आपकी ये इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस है, एज यू विल सी लेटर ऑन ऑल्सो, कि ये बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ले रही होती है, तो ये आगे भी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ही दे रही होती हैं, ठीक है। ओके, हो गया। अच्छा, मैंने बस ये बताना था कि यार जो सीलिक प्लेक्सस है ना, उसमें जो सेकंड स्प्लैन हमने ये स्टडी की थी कि लंबर स्प्लैंकनिंग नर्व्स होते हैं, जो बेसिकली सीलिक गैंग्लियन की ही स्प्लैंकनिंग ब्रांचेज हैं। और उसकी कुछ सोमैटिक ब्रांचेज भी होती हैं, लेकिन वो विदाउट द एड ऑफ प्लेक्सस खुद ही देने चली जाती हैं। वो कहती हैं नहीं, मैंने विजुअल सप्लाई नहीं देनी। अब देखो, किसी ने बॉडी वॉल को और लोअर लिम्ब को सप्लाई देनी है ना, तो उसको देने के लिए वो चली जाती हैं। और ये लंबर स्प्लैंकनिंग नर्व्स है जो कि बेसिकली इन प्लेक्सस में सप्लाई देती हैं। ओके, सो हम कहाँ तक पहुँचे थे। हाँ, एओर्टिक, हाँ, एब्डोमिनल एओर्टिक प्लेक्सस, इंटरमेसेंटेरिक प्लेक्सस हम देखते हैं, विच इज़ दिस वन। और इसके बारे में वो ये बात कर रहे हैं कि वही फर्स्ट 2 लंबर स्प्लैंकनिंग नर्व्स जो कि सिलिक प्लेक्सस को ब्रांचेस दे रहे थे, वही फर्स्ट एंड सेकंड लंबर स्प्लैंकनिंग नर्व्स कुछ इसको भी ब्रांचेस दे रही होती हैं। और इनका काम बेसिकली क्या होता है, इन्होंने बेसिकली आगे जाकर ना, नीचे जाकर हमारे इन्फीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस को ही सप्लाई देनी होती है, ठीक है। क्योंकि ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं, तो आफ्टर वन एंड अनदर ये आपस में लिंक ही होंगे। ऑल राइट, बस। और आगे ये लोग बात की इन्फीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस की, जो कि इनके मुताबिक बकौल इन लोगों के वो ये कह रहे हैं कि इसकी जो मेजर सप्लाई होती है, क्योंकि हर एक प्लेक्सस हमें सप्लाई ही देखनी होती है, उसके फिर ब्रांचेस ही देखनी होती है, उसकी मेजर सप्लाई एओर्टिक या इंटरमेसेंटेरिक प्लेक्सस से ही होती है। और एओर्टिक की कहाँ से हुई थी, एओर्टिक की हुई थी फर्स्ट एंड सेकंड लंबर स्प्लैंकनिक नर्व से। अच्छा, फिर बात करते हैं अबाउट द सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस विच इज़ दिस वन, जो कि एज अ बाइफर्केशन ऑफ एओर्टा पड़ा हुआ है। और यू विल सी कि इस प्लेक्सस को हम एक नाम देते हैं, विच इज़ द प्री सैक्रल प्लेक्सस, बस नाम दिया हुआ है, जो कि इसकी कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि ना तो ये प्री सैक्रल है इन पोजिशन और ना ही एक सिंगल नर्व है। इसको प्री सैक्रल नर्व भी कहते हैं, सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस को क्या बोलते हैं, इसको प्री सैक्रल नर्व। हालांकि ये प्री सैक्रल नर्व नहीं है, इट इज़ जस्ट अ सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। और जो हमारा इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस है, उसको हम लोग पेल्विक प्लेक्सस भी बोलते हैं। उसको हम पेल्विक प्लेक्सस बोल भी सकते हैं, क्योंकि वो लोअर बॉडी रीजन से रिलेटेड है। ओके, अच्छा, एज यू सी कि हम लोग हमेशा इनकी सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ब्रांचेस वो सोर्सेज देखते हैं, फिर हम इनकी ब्रांचेस भी देखते हैं। तो सिम्पैथेटिक देखो, हम हर प्लेक्सस को ना सिम्पैथेटिक ब्रांचेस भी देते हैं और पैरासिम्पैथेटिक ब्रांचेस भी देते हैं। अब उसकी मर्जी है कि वो आगे फिर उसका कैसे सलूक करे, ठीक है। तो सिम्पैथेटिक ब्रांचेस में कौन कौन से आ रही हैं, सिम्पैथेटिक ब्रांचेस में आ रही हैं कुछ डिसेंडिंग फाइबर्स आते हैं एओर्टिक प्लेक्सस से, वो इसमें आ रहे हैं, ठीक है। और थर्ड एंड फोर्थ लंबर स्प्लैंकनिंग नर्व्स, जैसे टोल्ड यू बिफोर कि जो फर्स्ट सेकंड थी वो सिलिक में जा रही थी, थर्ड एंड फोर्थ थी वो सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस में आ रही थी। तो कुछ एओर्टिक से आई और कुछ आई कहाँ से, सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। और ये आपका गुच्छा सा बन गया विच इज़ द सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड एंड फोर्थ लंबर स्प्लैंकनिंग नर्व से भी आगे ठीक हो गया। सो अब इससे जो फाइबर्स जाएंगे, ठीक है। अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। यू कैन सी कि इस रीजन में कौन सी पैरासिम्पैथेटिक नर्व हो सकती है, यू कैन गेस एट इट। पेल्विक स्प्लैंकनिंग नर्व, तो वही होते हैं यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स दे रही होती हैं, ठीक है। तो बस पे इसकी ब्रांचेस ये होते हैं कि यार ये जो हमारा सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस है ना, ये बेसिकली हम नीचे के 2 नर्व्स में डिवाइड कर देते हैं। नर्व्स का नाम होता है इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स, ठीक है। और इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स में बेसिकली फिर आगे 2 प्लेक्सस बनाने होते हैं, जिनको बोलते हैं इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। तो बेसिकली इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस इटसेल्फ कोई एंटिटी नहीं है, इट्स जस्ट द इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स ही कुछ आगे प्लेक्सस बना देते हैं, हम बोलते हैं इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। और सुपीरियरली अगर बात की जाए, तो जो हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस होते हैं वो कुछ यूटेरिक, टेस्टिकुलर और
ओवेरियन ब्रांचेस भी देते हैं कुछ कॉमन इलिक, क्योंकि ये चूँकि बाइफर्केशन ऑफ एओर्टा तो कुछ कॉमन इलिक ब्रांचेस भी देती हैं। तो सुपीरियर ब्रांचेस की अलग इंफीरियर, तो हमने देखा कि वो 2 प्लेक्सेस ही बना रहे हैं। तो आई होप यू क्लियर अबाउट द सीलिक प्लेक्सेस, जो कि आगे जो कि इसकी सोर्सेज क्या थी, 4 सोर्सेज हम उनको देख चुके हैं। एक थी 2 पेल्विक स्प्लैंकिंग नर्व, कुछ ऊपर से ग्रेटर एंड लेसर स्प्लैंकिंग नर्व आ रहे थे, कुछ वेगल फाइबर्स आ रहे थे और कुछ आ रहे थे सेंसरी फाइबर्स फ्रॉम द डायफ्राम। फिर हमने बात की थी इंटरमेसेंटरी प्लेक्सेस की, हाँ हाँ, फिर हमने बात की थी इंटरमेसेंटरी प्लेक्सेस की, जिसमें हमने देखा कि उसमें सीलिक प्लेक्सेस से फाइबर्स आ रहे हैं कुछ, और कुछ ऊपर से नीचे से फाइबर्स लेके एक अलग से इंटरमेसेंटरी सा प्लेक्सेस बन जाता है। अच्छा जी, और फिर इन्होंने बात की थी, अच्छा इसी में ही फिर फर्स्ट एंड सेकंड नंबर स्प्लाइन नर्व की भी सप्लाई होती है एओर्टिक प्लेक्सस में या इंटरमेसेंटरी प्लेक्सस में। फिर हमने बात की थी सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस की, जो कि इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक की बात की थी, पर विच इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बेसिकली एओर्टिक प्लेक्सस से ही सप्लाई था। इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इटसेल्फ इसके अपनी ही थर्ड एंड फोर्थ नंबर स्प्लाइंग नर्व से सप्लाई है, कुछ एओर्टिक प्लेक्सस सप्लाई है, ठीक है। वो दोनों लेकर फिर आगे 2 नर्व्स बना रहे हैं इंफीरियरली, कौन सी हैं, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, जिन्हें आगे जाकर इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस बनाना है, और सुपीरियरली ये यूट्राइन, टेस्टिकुलर और ओवेरियन ब्रांचेस दे रही है। अच्छा, अगर इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस की बात की जाए, विच इज़ आउट हियर, तो यू कैन सी कि ये राइट एंड लेफ्ट है, ठीक है, और इसको हम लोग पेल्विक प्लेक्सस भी बोलते हैं। सुपीरियर वाले को हमने क्या नाम दिया था, प्री सेक्रल प्लेक्सस, और इंफीरियर वाले को हमने क्या नाम दिया, पेल्विक प्लेक्सस, ठीक है। अच्छा जी, फिर अब इनके ये बात की कि इसकी जो सप्लाई होती है, अगर सिम्पैथेटिक सप्लाई देखी जाए तो यू कैन सी कि ये हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स इटसेल्फ वही सप्लाई दे रही हैं, इसको वही इसकी सिम्पैथेटिक सप्लाई है, ठीक है। और जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई यू कैन वेल गैस इट कि वो गैस कर सकते हो कि वो पेल्विक स्प्लैंकनिक नर्व से आती हैं, किसकी, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक की। सुपीरियर सिम्पैथेटिक कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, फ्रॉम द सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स, ठीक है, या हम उनको इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स कहें फिलहाल तो, या उनको हम सिंपली हाइपोगैस्ट्रिक नर्व भी कह सकते हैं। खैर, और जो उसकी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई आ रही है वो कहाँ से आ रही है, पेल्विक स्प्लैंकिंग नर्व से आ रही है। ऑल राइट, सो अभी ब्रांचेस कौन से देगा, तो ब्रांचेस डेफिनेटली यार वो लोअर रीजन में है तो पेल्विक विजरा को सप्लाई देगा, लेकिन कुछ एब्डोमिनल विजरा को भी सप्लाई दे सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। सो दिस आर ऑल द प्लेक्सेस जो हमने स्टडी करनी थे, उनमें मुझे थोड़ी सी मसला हो रहा था, बिकॉज मैंने इसको आज ही पढ़ा, तो इवन माई कंसेप्ट आर नॉट दैट क्रिस्टल क्लियर अबाउट इट, लेकिन काफ़ी हद तक आई होप कि हम सबको समझ आ ही गई है कि 3 प्लेक्सेस हमने मेजर स्टडी करने हैं, उसमें कुछ ब्रांचेस आ रही हैं, कुछ उसमें ब्रांचेस जा रही हैं, दोनों में ही सिम्पैथेटिक सोर्सेज भी होंगी, दोनों की पैरासिम्पैथेटिक सोर्सेज भी होंगी। बेसिकली जो बड़े बड़े नर्व्स हैं वो कुछ स्प्लैंकनिक फाइबर से कुछ स्प्लैंकनिक ब्रांचेस दे देती हैं डिफरेंट प्लेक्सेस को, ताकि वो अब आगे डिस्ट्रीब्यूट कर जाएँ, ठीक है। सो आई ट्राइड माई लेवल हार्ड कि मैं इसको थोड़ा अच्छा सा एक्सप्लेन कर दूँ, बट आई होप आई डिड इट वेल। खैर, तो आप लोग समझ आ गए होंगे। तो विद दिस नोट हमने एंड कर लिया रीनल, या आखिरी टॉपिक था रीनल मॉड्यूल का। तो अब हम नेक्स्ट टाइम से एनाटॉमी तो हमारी ख़त्म होगी रीनल मॉड्यूल की, अब हम फिजियो करेंगे स्टार्ट, ठीक है। और विल ट्राई अवर लेवल हार्ड कि हम उसको भी अच्छा से समझ, जैसे हमने इसको अच्छा से समझने की कोशिश की। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड लिसनिंग, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एंड as well as my exams. So on this note, I'll take your leave. Allah Hafiz and Eid Mubarak in advance.